ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। तमिलनाडु में टीवी की सरकार की परीक्षा, विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे सीएम विजय। भारी सुरक्षा के बीच शुरू होगा शक्ति परीक्षण। अखिलेश यादव की भाई प्रतीक का लखनऊ में निधन। 38 साल की उम्र में लखनऊ के सिविल अस्पताल में ली अंतिम सांस। जहरीले पदार्थ के सेवन की आशंका। प्रतीक यादव का निधन, अखिलेश यादव और सीएम योगी समेत कई नेताओं ने जताया दुख। शेयर की तस्वीर। प्रतीक के निधन से सैफई में सन्नाटा। पुडुचेरी में एनआर कांग्रेस के चीफ एन रंगास्वामी का शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री पद के लेंगे शपथ। लोक निवास में होगा कार्यक्रम। राहुल गांधी से जुड़े हाथरस मानहानि मामले में आज आएगा फैसला। एमपी एमएलए कोर्ट में दोपहर बाद शुरू होगी सुनवाई। भूलगढ़ी प्रकरण से जुड़े बयान पर राहुल को तलब करने पर होगी बहस। देशवासियों से अपील के बाद पीएम मोदी ने अपने काफिले का आकार घटाया। ई वाहन शामिल होंगे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। सीबीआई डायरेक्टर सिलेक्शन पर जताई असहमति। कहा नेता प्रतिपक्ष रबर स्टैंप नहीं। सोना चांदी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। 10% तक बढ़ाई इंपोर्ट ड्यूटी। जल्द ही पेट्रोल डीजल के दामों में होगी बढ़ोतरी। एनसीपी में नेतृत्व की जंग। पदाधिकारियों की लिस्ट से प्रफुल्ल पटेल और सुनील टटकरे का नाम गायब। सुनित्रा पवार ने बेटों पार्थ और जय को किया शामिल। दोनों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। सीएम योगी का फैसला। नेता और अधिकारियों के काफिले होंगे आधे। वर्क फ्रॉम होम पर जोर देने का निर्देश। ईरान युद्ध पर अमेरिकी संसद में मचा घमासान। अमेरिका के रक्षा मंत्री हेक्सेट ने कहा अब भी हमारे हाथ में सारे पत्थर। 8 साल बाद बीजिंग दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, टैरिफ, रेयर अर्थ मिनरल्स और अमेरिकी सोयाबीन की खरीद जैसे कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया पर साधा निशाना। ईरान को झूठी उम्मीद देने और मदद करने का लगाया आरोप। कहा ईरान की सेना, नौसेना और वायुसेना पूरी तरह से हो चुकी है कमजोर। अमेरिका और ईरान के बीच शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद बड़ा तनाव। ईरान ने अमेरिका को दी परमाणु हथियार बनाने की धमकी। रूस में पाकिस्तानी राजदूत फैसल नियाज तिरमिजी का बड़ा बयान। कहा ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है पाकिस्तान। भारत से बातचीत को भी तैयार। आरबीआई का बड़ा फैसला। मुंबई के सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया रद्द। खराब वित्तीय स्थिति के चलते लिया फैसला। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। कहा ओमान से समझौता 1 जून से प्रभावी। चिली के 7 महत्वपूर्ण खनिजों पर करार संभव। तेल संकट के बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। कहा भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल, 45 दिन का एलपीजी स्टॉक। पश्चिम एशिया संकट के बीच बढ़ी खुदरा महंगाई। अप्रैल में 3.48% पर पहुंची। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किए आंकड़े। सोना चांदी खरीदने की मची होड़। पीएम मोदी की अपील के बाद 15 से 20% बढ़ी सेल। शादी सीजन में खूब ज्वेलरी खरीद रहे लोग। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दुख की खबर सामने आई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया है। 13 मई को उन्होंने लखनऊ के सिविल अस्पताल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि प्रतीक की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ और उनका निधन हो गया। प्रतीक यादव के निधन पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि प्रतीक यादव को क्या समस्या थी। बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव की तबीयत कुछ दिन पहले भी बिगड़ गई थी। 30 अप्रैल को उन्हें लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करीब 3 दिन तक इलाज चलने के बाद उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ था। इसके बाद वो घर लौट आए थे और अब अचानक हुई इस घटना से राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक का माहौल है। प्रतीक के अचानक निधन ने न सिर्फ यादव परिवार बल्कि उन्हें जानने वाले लोगों को भी गहरे सदमे में डाल दिया है।
प्रतीक के आवाज पर समर्थकों की भीड़ लगने लगी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने प्रतीक की फोटो शेयर करते हुए लिखा, प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, विनम्र श्रद्धांजलि। प्रतीक यादव के निधन पर अखिलेश ने कहा कि मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है, आज वो हमारे बीच नहीं है, हमें इस बात का बहुत दुख है। कानून और परिवार के लोग जो कहेंगे हम उसी बात को मानेंगे, हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। तो वहीं सीएम योगी ने भी प्रतीक यादव के निधन पर दुख जताया है। 13 मई 2026 को बुधवार को ये पावन एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी पत्र अर्पित करें और श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत और भक्ति व्यक्ति को मोक्ष तक का मार्ग दिखा सकती है। पुराणों में कहा गया है कि अपरा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के पाप वैसे ही मिट जाते हैं जैसे सूरज निकलते ही अंधकार समाप्त हो जाता है। इसलिए इस दिव्य अवसर को कभी मत छोड़िए। नीट एग्जाम को लेकर शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। परीक्षा रद्द करने के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और अब इस मामले में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, जिसके चलते विपक्ष ने मोदी सरकार की घेराबंदी कर दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने सरकार के खिलाफ एकजुट होकर हमला बोल दिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। 3 मई को देश भर में नीट का एग्जाम हुआ था, जो अब लीक हो गया है। वहीं ये खबर सामने आने के बाद बवाल मच गया है। परीक्षा लीक होने की पुष्टि होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एग्जाम को रद्द करने की घोषणा की है। साथ ही अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इसी कड़ी में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। पेपर लीक मामले का नासिक कनेक्शन सामने आया है। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। शुरुआती जाँच में सामने आया है कि ये पूरा नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था और परीक्षा से करीब 1 महीने पहले ही कथित गैस पेपर विभिन्न जगहों पर पहुँच चुका था। जानकारी के मुताबिक नासिक के एक प्रिंटिंग प्रेस में इस गैस पेपर की छपाई की गई थी। इसके बाद पेपर हरियाणा के गुरुग्राम में एक डॉक्टर तक पहुंचा और वहां से राजस्थान भेजा गया। जांच एजेंसियों के अनुसार गैस पेपर में बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 42 सवाल हूबहू परीक्षा में पूछे गए थे। ये भी माना जा रहा है कि इसके बाद कई राज्यों से नीट यूजी पेपर लीक कनेक्शन पाया जा सकता है। वहीं इस मामले में विपक्ष ने भी सरकार को घेर लिया है। एनएसयूआई ने सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे मोदी सरकार की तरफ हमलावर रुख करते हुए आरोप लगाया कि लाखों बच्चों की मेहनत को भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। किसी पिता ने कर्ज लिया, किसी माँ ने गहने बेचे। लाखों बच्चों ने रात भर जाग कर पढ़ाई की और बदले में मिला पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार। ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं। राहुल के साथ साथ कई विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मामले में सरकार को बुरी तरह घेरा है। जिस तरह विपक्ष नीट परीक्षा लीक का मामला उठा रहा है और उस पर मोदी सरकार को घेर रहा है, उससे मोदी सरकार की जमीन हिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अब ये नीट की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, जिसकी नई तारीखें जल्द घोषित की जाएंगी। केरल में नई सरकार के नेतृत्व को लेकर जारी सस्पेंस अब खत्म होने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हाई प्रोफाइल बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम सहमति लगभग बन चुकी है और इसका आधिकारिक ऐलान किसी भी वक्त किया जा सकता है। बैठक से पहले दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज रही। राहुल गांधी ने 10 जनपद पर केरल के पूर्व पीसीसी अध्यक्षों, कार्यकारी अध्यक्षों और सीनियर नेताओं के साथ अलग अलग मुलाकात की। उन्होंने राज्य के जमीनी हालात और नेताओं की पसंद पर विस्तार से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए मुख्य रूप से 3 नामों पर चर्चा हुई। पहला नाम है केसी वेणुगोपाल। इन्हें राहुल गांधी की पहली पसंद माना जा रहा है। वेणुगोपाल को अधिकांश विधायकों का समर्थन भी प्राप्त है। दूसरा नाम है वीडी सतीशन का। विपक्ष के नेता के रूप में उनके अनुभव को देखते हुए उनका दावा मजबूत है। तीसरा और आखिरी नाम है रमेश चेन्नीथला का। इस बैठक में पूर्व गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला के नाम पर भी गंभीरता से विचार किया गया। केरल में कांग्रेस के सबसे बड़े सहयोगी दल IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने वीडी सतीशन के नाम पर सकारात्मक रुख दिखाया है। गठबंधन धर्म को निभाने के लिए सहयोगियों की राय काफी अहम मानी जा रही है। हाईकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती गुटबाजी को रोकना है।
एक तरफ संगठन पर मजबूत पकड़ रखने वाले केसी वेणुगोपाल हैं, तो दूसरी तरफ विधानसभा में एलडीएफ सरकार को घेरने वाले सतीशन। अब सबकी निगाहें हाई कमान के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। दिल्ली से लेकर तिरुवनंतपुरम तक कार्यकर्ता आधिकारिक ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एआईएडीएमके चीफ के पलानीस्वामी का आज जन्मदिन था और जन्मदिन के मौके पर ही पार्टी में बगावत हो गई। विधायकों ने पलानीस्वामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहा कि आप पद छोड़ दीजिए, आपके पार्टी चीफ रहते पार्टी चुनाव दर चुनाव हार रही है, एनडीए का साथ महंगा पड़ रहा है। लेकिन पलानीस्वामी न विधायकों की सुन रही हैं और न ही पार्टी कार्यकर्ताओं की। उनकी मनमर्जी के चलते एआईएडीएमके कमजोर पड़ रही है और इसका नतीजा अब पार्टी में बगावत के रूप में सामने आया है। पलानीस्वामी के करीबी सीवी षणमुगम के नेतृत्व में बगावत हो गई है। सीवी षणमुगम ने विधानसभा में विजय के विश्वास मत पेश करने से ठीक एक दिन पहले समर्थन का ऐलान कर दिया है। सीवी षणमुगम की अगुवाई वाले गुट का दावा है कि उनके पास 30 विधायकों का समर्थन है, जबकि पलानीस्वामी के पास सिर्फ 17 विधायक हैं और इसमें से भी कुछ विधायक पाला बदलने की तैयारी में हैं। सीवी षणमुगम, एसपी वेलुमणि और विजय भास्कर के नेतृत्व में 30 विधायक प्रोटेम स्पीकर से भी मिले थे। उन्होंने एक याचिका सौंपी थी जिसमें दावा किया गया कि 30 विधायक एसपी वेलुमणि को एआईएडीएमके विधायक दल का प्रमुख बनाए जाने के समर्थन में हैं। वहीं ओएस मनियन भी 17 विधायकों के साथ प्रोटेम स्पीकर से मिले थे। अब विधानसभा के स्पीकर जेसीडी प्रभाकर फैसला करेंगे कि कौन एआईएडीएमके का सदन में नेता होगा। एआईएडीएमके के पास कुल 47 विधायक हैं। प्रभाकर को विधानसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। वेलुमणि की अगुवाई वाले बागी गुट ने स्पीकर को चिट्ठी सौंपते हुए मांग की है कि सीवी षणमुगम को पार्टी के फ्लोर लीडर की मान्यता दी जाए, जबकि दूसरे गुट की मांग है कि एआईएडीएमके महासचिव के पलानीस्वामी को ही विधायी दल का नेता घोषित किया जाए। विजय सरकार के पास पहले से ही 120 विधायकों का समर्थन था। अब एआईएडीएमके के 30 विधायकों के समर्थन के बाद ये संख्या 150 पहुंच गई है। वहीं ये खबर भी सामने आ रही है कि एएमएमके विधायक कामराज भी टीवीके का समर्थन करने को तैयार हो गए हैं। पार्टी के चीफ टीवी दिनाकरन ने अपने एकमात्र विधायक को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। एएमएमके अभी तक एनडीए का ही हिस्सा थी, यानी एआईएडीएमके हो या एएमएमके, उन्हें बीजेपी का साथ देने की कीमत चुकानी पड़ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। सीज फायर टूटने की कगार पर है। अमेरिकी प्रस्ताव को ईरान ने खारिज कर दिया है। दोनों ही देश अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति आग बबूला है और उन्होंने एक बार फिर से जंग शुरू करने के संकेत दे दिए हैं। वो ईरान पर फिर से हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। चर्चा है कि इस बार का हमला पूरी दुनिया को डराने वाला होगा। ईरान का जवाब मिलने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की है। दोनों के बीच ईरान में ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन चलाने पर चर्चा हुई। इस ऑपरेशन का मकसद ईरान के परमाणु ठिकानों पर कब्जा करना, संवर्धित यूरेनियम को सीज करके परमाणु केंद्रों से बाहर निकालना रहेगा। ट्रंप का कहना है कि ईरान के परमाणु ठिकानों के अंदर जाएंगे और यूरेनियम को बाहर निकालेंगे। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि मौजूदा सीज फायर वेंटिलेटर सपोर्ट पर है और हालात बेहद संवेदनशील हैं। ट्रंप ने कहा, बेशक मेरे पास एक योजना है, मेरे पास अब तक की सबसे बेहतरीन योजना है, लेकिन एक बात साफ है, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। अगर ईरान डील नहीं करता है तो आने वाले समय में अमेरिका की रणनीति और सख्त हो सकती है। इसके साथ ही ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम एक बार फिर से शुरू करने की बात भी कही है। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने पोस्ट किया, ईरान का जवाब पूरी तरह से अस्वीकार्य है, वो झुकेंगे, मैं उनके साथ तब तक निपटूंगा जब तक वो सही डील नहीं कर लेते। ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है। साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उसको कड़ा जवाब दिया जाएगा। ऐसे में दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है।